जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जो कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का काफ़ी अभी चर्चा हो रहा है और कोरोना काल में या कोरोना के इस महामारी के दरमियान जो है सो ये भी एक महामारी के रूप में जो है सो उभर कर आया है, जिसको कि कल दिल्ली सरकार जो है सो महामारी के रूप में घोषित भी कर दिया और भी कई स्टेट जो है सो इसको महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। यानी महामारी के रूप में घोषित करने का मतलब ये हुआ जो कि कोई भी लैब या किसी भी हॉस्पिटल में, वो सरकारी हो कि प्राइवेट हो, यदि ये केस आता है तो इसका रिपोर्टिंग तुरंत जो है सो गवर्नमेंट को, जो वहाँ का सिविल सर्जन होता है, उसको देना है और उसका सारा काउंटिंग जो है सो मतलब स्टेट होते हुए केंद्र सरकार तक जाता है और उस पर जो है सो गवर्नमेंट एजेंसी जो है सो पूरे नज़र रखता है, उसका इम्प्रूवमेंट वह कहाँ है, उसका क्या स्थिति है, यानी सारा देख रेख का जो है सो जिम्मा गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है। तो ये अभी है क्या और क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो है सो मतलब कैसे हम पहचानेंगे जो कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो चुका है या जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, तो यह देखेंगे। इसका क्या इलाज है, कौन इसके लिए जो है सो ज़्यादा ये है। तो कल जो है सो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स का डायरेक्टर है और डॉक्टर त्रेहान ने है सो कुछ डाटा वगैरह दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो कि भारत में जो है सो इंडिया में अभी तक 55 आदमी जो है सो इन्फेक्टेड ये हो चुका है। म्यूकरमाइकोसिस से 55 से ज़्यादा आदमी इन्फेक्टेड हो गया है, जिसमें डेथ जो है सो 126 आदमी का जो है सो डेथ अभी तक हो चुका है ये म्यूकरमाइकोसिस से। तो क्या ये हम समझेंगे कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है सो नया डिजीज है? नहीं, ये नया डिजीज नहीं है, ये पहले से भी था। जैसे मान लीजिए कोरोना है या और भी कोई जो है सो वायरल डिजीज होता है, वायरस से होता है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है, हाँ तो वह बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस है, या और भी कोई डिजीज है जो बैक्टीरिया पहले से है, उसी ढंग से ये फंगल डिजीज है, ये जो है सो पहले से ही है। तब अभी क्या है जो कि अभी इसकी चर्चा इतनी क्यों है, तो दरअसल ये जो है सो ये हवा में भी है, मिट्टी पर भी है, ये लगभग यहाँ हम जो क्या कहते हैं वीडियो बना रहे हैं यहाँ भी हो सकता है, तो फिर हमको क्यों नहीं हो रहा है? तो दरअसल जो इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहता है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड माने इम्यूनिटी को कमजोर करने वाला डिजीज जिसके शरीर में है या कुछ ड्रग वैसा ले रहा है जिसके चलते उसका इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है, तो दरअसल उस पर वह अटैक करता है। तो इसमें जो है सो कौन कौन जो है सो इसके हाई रिस्क में है, इसके हाई रिस्क में जो है सो HIV या एड्स का पेशेंट जो है सो इसके हाई रिस्क में होगा, ठीक है। उसके बाद किडनी का जो है रीनल फेल्योर का पेशेंट जो है, किडनी पेशेंट जो है सो इसके पेशेंट जो है इसके हाई रिस्क में होगा। उसके बाद जो है सो अंग ट्रांसप्लांट, कोई भी अंग ट्रांसप्लांट यदि हुआ है तो उसका जो है सो ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो है सो इसके हाई रिस्क में होगा, उसका इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर हो जाता है। हाँ, उसके बाद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कंट्रोल्ड डायबिटीज का पेशेंट जो है, डायबिटीज का पेशेंट जो है सो इसके हाई रिस्क में आता है। उसके बाद कोरोना का पेशेंट वैसा जिसमें शुरू से स्टेरॉइड का जो है सो यूज किया गया हो, हाँ कोरोना पेशेंट जिसमें शुरू से जो है सो स्टेरॉइड दिया गया हो, ठीक है, तो उसका जो है इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो वह जो है सो हाई रिस्क में है, ठीक है। तो ये सब पेशेंट जो है सो हाई रिस्क में है। तब अभी क्या है मेन जो है सो क्या कहते हैं, ये तीनों पर नहीं, अभी 95% केसेज जो है, 95% केसेज जो है सो हमारा क्या है पोस्ट कोरोना, यानी कोरोना जिसको हो गया है, कोरोना से ट्रीटेड हो चुका है उसके ऊपर। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाला जो है सो अभी जितने ये जो केस मिला है 55 केस जो मिला है
उसमें जो है 95% केस जो है सो पोस्ट कोरोना का पेशेंट रहा है, और उस पर शुरू में स्टेरॉइड चला है या ढंग से नहीं चला है, ठीक है, और अनकंट्रोल डायबिटीज का जो पेशेंट है वो उसका जो है सो ये केस है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग जो है सो क्या आगे जो है सो इसका क्या क्या जो है सो ये है। तो इसमें किस किस में जो है सो ब्लैक फंगस हो सकता है। शुरुआत में स्टेरॉइड जिस पेशेंट को चला हो, ये क्या है, यदि कोरोना हुआ और शुरू में ही स्टेरॉइड दिया गया है तो उस पेशेंट में जो है सो ये होने का संभावना है। दूसरा क्या है, स्टेरॉइड का यदि ज्यादा डोज दिया गया हो, हाँ, एक्सेस डोज ऑफ स्टेरॉइड का काफी ज्यादा डोज दिया गया हो तो उसमें जो है सो क्या कहते हैं, ये होने का ज्यादा संभावना है। उसके बाद लंबा समय से स्टेरॉइड चल रहा हो, लॉन्ग टाइम से जो है सो स्टेरॉइड चल रहा हो, तो ये जो है सो काफी ज्यादा रिस्क में आ जाता है, ठीक है। ये तो इस सब पेशेंट पर जो है सो ज्यादा हमें सावधानी रखना होगा, ठीक है, और इसको जो है सो उससे बचकर रहना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डायबिटीज का पेशेंट है उसको हर हाल में डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना होगा, यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जिसका है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केस में जो है सो ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केस में जो है सो ये होने का संभावना है। अब जो है सो इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, इसका रोकथाम क्या होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस चीज को देखते हैं। रोकथाम, इसका जो है सो रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुगर को कंट्रोल, हाँ, शुगर कंट्रोल करना है हर हाल में, शुगर कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल जो है, यदि अनकंट्रोल शुगर है तो आप एकदम रिस्क में है, इसीलिए शुगर को हर हाल में कंट्रोल करना है। जिसका अनकंट्रोल है उसका हर 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह पर टेस्ट करते हुए फिर डॉक्टर से संपर्क करके जो आपका डॉक्टर सजेशन देता है कंट्रोल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेडिसिन ले। अभी इस समय कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करे जो कि हम कम करके देखते हैं, आज दवा घटा कर देखते हैं, ये नहीं, जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे अभी आप कीजिए, ठीक है, अभी के स्थिति में, ठीक है। दूसरा है स्टेरॉइड कब लेना है, स्टेरॉइड कब लेना है इसके बारे में सचेत रहे, कब लेना है ये भी बिना डॉक्टर का सजेशन का और उसके गाइडलाइन प्लस रेगुलर उसके संपर्क में रहते हुए जो है सो स्टेरॉइड का जो है सो उपयोग करना है। अंधाधुंध जो है सो स्टेरॉइड नहीं लेना है, या क्या कहते हैं जो अनट्रेंड आदमी है उसके कहने पर नहीं लेना है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके कहने पर और उसके गाइडलाइन में जो है सो आपको स्टेरॉइड लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप रिस्क में जो है सो हो जाइएगा, इसलिए स्टेरॉइड का जो है सो ये कर।
यदि स्टेरॉइड लेना ही है, ठीक है, तो इसका कम डोज, जितना हल्का डोज हो सके स्टेरॉइड जो है यदि लेना ही है, आवश्यक है, तो लो डोज जो है सो लो डोज ही लेना चाहिए। ठीक है, स्टेरॉइड का जो है सो लो डोज लेना है, लो डोज लेना है। ठीक है, इसके लिए जो है सो क्या कहते हैं, मेडिसिन आता है, एंटी फंगल मेडिसिन आता है, वो एम्फोटेरिसिन बी करके आता है, उसका पूरा नाम जो है सो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये कंपोजिशन है। हाँ, तो मेडिसिन जो है, तो ये भी मेडिसिन भी अपने मन से या ये नहीं, वो डॉक्टर के गाइडलाइन पर ही लेना है, उसका क्या डोज होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज जो है सो इसका मेडिसिन जो है सो है लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, तो चूंकि ये बीमारी कम होता है, तो इसका स्टॉक भी अभी जो है सो कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग बनता है, और एक पेशेंट का संख्या बढ़ गया है, तो ये मेडिसिन थोड़ा सा मिलने वगैरह में भी दिक्कत हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो है सो क्या कहते हैं, विदेश से भी आयात के लिए मैंने परमिशन दे दिया है। और दूसरी बात, ये भी सीमा शुल्क जो लगता है या जीएसटी वगैरह जो लगता है, तो उस सब पर भी छूट वगैरह की बात चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है सो क्या कहते हैं मामला गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा है जो कि इसको 2-3 महीना के लिए जो है सो सीमा शुल्क और प्लस क्या कहते हैं जीएसटी से मुक्त किया जाए, जिससे आसानी से ये आयात भी हो सके, उपलब्धता की कमी नहीं हो और थोड़ी सस्ती भी पड़े। तो इस पर भी काम चल रहा है, उस पर भी केंद्र सरकार जो है सो विचार कर रही है। तो इसका अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरी नहीं है, या अपने मन से जो है सो स्टोर करने का आवश्यकता नहीं है आम आदमी को भी। और जो केमिस्ट है या दवा दुकान वाले हैं, उसको भी बहुत ज्यादा जो है सो सब जगह से इकट्ठा करके जो है, इससे पहले जो सेकेंड वेव समय में जो बहुत सारा मेडिसिन का किया था, वह करने का आवश्यकता नहीं, वह होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं, 5500 या क्या कहते हैं मतलब 10-20 हजार पेशेंट तक के लिए मेडिसिन निश्चित रूप से भारत में अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो कि उतना कम मेडिसिन होगा। मगर झूठ फूस का जो है सो लोग अपने पास इकट्ठा कर लेता है, उसको पैनिक करता है ज्यादा दाम में बेचने के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अभी एक दूसरे का सभी को सहयोग करना चाहिए, न कि पैसे कमाने के लालच में जो है सो देश और समाज को जो है सो और गर्त में नहीं ले जाना चाहिए। तो ये इसका कंपोजिशन होता है लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो एम्फोटेरिसिन बी और भी कई नाम से आता होगा, ट्रेड नाम से। तो इसको अपने मन से नहीं लेना है, अपने मन से यूज नहीं करना। जब भी है आप गवर्नमेंट के यहाँ भी अवेलेबल है, माना गवर्नमेंट के डॉक्टर जहाँ है या प्राइवेट में भी कहीं भी आप जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको दिखाकर वह जब आपका डायग्नोसिस कर लेता है, फिर उसका रिपोर्टिंग करेगा, तो जो मेडिसिन एप्रोप्रिएट आपके लिए, जितने डोज एप्रोप्रिएट आपके लिए होगा, उसका जो है वह प्रेस्क्रिप्शन करेगा और वही लेना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है। अपने मन से इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। अब हम कैसे समझेंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस हो गया है, ठीक है, उसका जो है तो हम पहचान कैसे समझे कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। कैसे समझे ब्लैक फंगस अटैक कर दिया। ये ब्लैक फंगस जो है सो ये मिसनोम नेम है। दरअसल ये फंगस म्यूकरमाइकोसिस जो होता है, इसका कलर जो है, हाँ कलर जो है सो इसका व्हाइट होता है। रियल में जो है सो इसका कलर, फंगस का कलर जो है सो व्हाइट होता है। तो फिर ये ब्लैक फंगस क्यों नाम दिया गया? दरअसल जहां ये आक्रमण करता है, ठीक है, तो वह टिश्यू डेड होने लगता है और वो पैचेज बन जाता है। उसी वह पैचेज जो है, वह टिश्यू जो है, डेड टिश्यू जो है सो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये
टिश्यू जो है जहां अटैक होता है वह डेड हो जाता है, तो टिश्यू ब्लैक हो जाता है, इसी चलते इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ठीक है, यानी फंगस का कलर व्हाइट है मगर वह टिश्यू जो है सो क्या कहते हैं, चूंकि ब्लैक हो जाता है, डेड हो जाता है टिश्यू, जिसके चलते उसका कलर जो है टिश्यू का स्किन पर ये है या जहां आंख पर है तो ब्लैक हो जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम जो है सो ब्लैक टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सो कैसे हम समझेंगे जो क्या कहते हैं, तो अब तो ये आया इसका नाम क्या है उसका क्लियरिफिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं जो कि क्या कहते हैं इसमें कैसे हम पहचानेंगे जो कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। तो एक ये होगा जो कि अगर आपको नाक में दिक्कत हो रहा है, अगर नाक में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आपका नाक जाम हो रहा है या नाक में जो है सो पेन होने लगा, ठीक है, उसके बाद जो है सो अनईजीनेस फील हो रहा है, तो आप समझिए जो कि ब्लैक फंगस हो सकता है। ठीक है, अगर सिर दर्द हो, अगर सिर दर्द हो रहा है, केवल एक सिम्टम पर नहीं, ये सब कई मल्टीपल सिम्टम आएगा तब जो है सो ये कहते हैं। ठीक है, नाक में दिक्कत हो रहा है, सिर दर्द होने लगा, ठीक है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द या सूना बुझावे, चेहरे के किसी हिस्से में दर्द या सूनापन, ये जो है सो यदि ऐसा होता है तो ये में भी ऐसा यदि होता है तो संभावना है जो कि आपका जो है सो मतलब ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है या हो सकता है। चेहरा का रंग चेंज हो जाए, चेहरा का रंग बदल जाए, या लाल हो जाए, ठीक है, लाल हो जाए शुरू में, तो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये भी जो है सो एक पहचानने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद पलक, ये जो है इस पर यदि सूजन आ रहा है, ठीक है, पलकों पर यदि सूजन आ जाए या लाल हो जाए, पलकों पर सूजन या लाल होना, तो ये भी जो है सो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का हो सकता है। ठीक है, ये सब सारा सिम्टम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें से 2-4 भी आ सकता है। दांत अपने आप सारा चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और दांत यदि हिलने लगे, ठीक है, दांत का हिलना, ये भी जो है सो ब्लैक फंगस जो है का इन्फेक्शन का जो है या अटैक का जो है सो एक कारण हो सकता है। तो ये सब यदि सिम्टम आ रहा है तो आपको तुरंत जो है सो डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, जो भी आपका नियरेस्ट पीएचसी है या जो भी प्राइवेट में भी कोई डॉक्टर है या जैसे हो, आपको तुरंत संपर्क में जाकर और उनसे जो है सो कंफर्मेशन लेना चाहिए, या उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह या जो भी डॉक्टर करावे वह जाकर जो है सो करा लेना चाहिए। तो ये तो हुआ क्या कहते हैं जब बाहरी इन्फेक्शन फर्स्ट फेज का है तब ये सब होगा। यदि आपके फेफड़े तक इन्फेक्शन जा चुका है तब जो है सो उसका क्या क्या लक्षण होगा। ठीक है, यदि फेफड़ा में इन्फेक्शन जा चुका है तो उसका क्या क्या लक्षण होता है वह देखते हैं।
फेफड़ा में इन्फेक्शन जाने का मतलब है वो आपके शरीर में प्रवेश करके वह अपना काम करना शुरू कर दिया है और उसमें वह सक्सेस हो चुका है, यानी सेकेंड लेवल में पहुंच गया है। यदि इन्फेक्शन फेफड़े में पहुंच गया है, हाँ, यदि फेफड़े में ब्लैक फंगस पहुंच गया है तो क्या क्या सिम्टम होगा। पहला जो है सो उसमें बुखार आएगा, बुखार, तेज बुखार जो है सो उसमें आ जाता है, ठीक है, बुखार आएगा, ठीक है, बुखार, ठीक है। दूसरा, सांस लेने में जो है सो तकलीफ होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। ये सांस पूरा फूलने, बुखार आएगा, सांस लेने में जो है सो दिक्कत होने लगेगा। उसके बाद कफ आने लगेगा, ठीक है, उस कफ में जो है सो कभी कभी ये कफ काफी ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद कफ के साथ जो है सो हो सकता है ब्लड आने लगे, कफ के साथ खून आना, ये भी जो है ये आपका सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है, यानी वो शरीर से नाक, और इन्फेक्शन होता कहां से, हमारे नाक या मुंह से होता है, ठीक है। तो नाक या मुंह में जब गया तो वो रास्ता में जो होता है तो पहले वाला जो बताए थे सिम्टम्स सब वह सब आएगा, मगर जब ये सारे जगह से होते हुए, ठीक है, लंग्स में जब पहुंच जाएगा, फेफड़ा में पहुंच जाएगा, तब ये हाई फीवर आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, कफ होगा, कफ के साथ जो है सो खून आने लगता है, ठीक है। उसके बाद सीना में जो है सो दर्द होने लगता है, ठीक है, छाती में दर्द होगा, सीने में दर्द, ठीक है, ये दर्द होगा, ये भी एक सिम्टम है, बल्कि एक सिम्टम है जो कि बहुत मेन सिम्टम है। और उसके बाद आपको दिखाई जो है सो धुंधला देगा, दिखाई कम देने लगेगा या धुंधला दिखाई देने लगेगा, धुंधला दिखाई देना। यदि ये सब सिम्टम आपको आ रहा है तो इमीडिएट आप जो है सो इसके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, अभी हालांकि बहुत ज़्यादा घोषित नहीं हुआ, मगर आप अच्छे हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर के पास इमीडिएट बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है सो तुरंत आप जाए और ये सारे जो कंप्लेन है वह बताइए, और उसका जो है सो जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी इसका गाइडलाइन आया है उसके तहत जो है सो अपना इलाज कराइए। यदि अब कुछ भी लेट होता है, यदि ये सिम्टम आने के बाद यदि आपको कुछ भी देर होता है, लेट होता है, तो फिर आपके जान पर खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है सो ये एकदम तुरंत जो है सो तब जाकर डॉक्टर से आप सलाह ले, और वह जैसा कहता है, जो भी सजेशन देता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आप अपना जो है सो काम कीजिए, ठीक है। यह कितना खतरनाक है और इसका क्या इलाज है, ठीक है, ये कितना खतरनाक है, ब्लैक फंगस जो है सो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक एवं इलाज, इसका इलाज क्या है। तो पहले भी हम बताए हैं ब्लैक फंगस जो है सो पहले से भी रहा है, मगर ये जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए यह बहुत ज्यादा जो है सो दिक्कत नहीं करता है, मगर जो इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट कोरोना का है और डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है, उसके लिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये क्या होता है, नाक मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। तो ये प्रवेश कैसे करता है, नाक
एवं मुंह के जरिए, नाक एवं मुंह के जरिए जो है सो शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरा चरण में यह क्या करता है, ये पहला चरण है, पहला चरण। ठीक है, दूसरा चरण में क्या करता है, दूसरा चरण में जो है सो ये आंख को इफेक्टेड करता है, इसीलिए धुंधला दिखाई देना। हाँ, दूसरा चरण में आंख को इफेक्टेड करता है, आंख को इफेक्टेड। और इसका तीसरा चरण जो है, तीसरा चरण जो है इसमें जो है सो वह दिमाग को इफेक्ट करता है, दिमाग। तो यहां तक जाने नहीं दीजिए, यदि यहां तक में है तो आप ठीक हो जाएंगे, बचने का पूरा उपाय है। यदि तीसरा चरण में चल गए तब फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका रिकवरी रेट बहुत कम होता है। तो इसीलिए आप जब फर्स्ट चरण में पहुंचे उसी समय कॉन्शियस हो जाए। बाय द वे नहीं पता चल पाया या किसी कारणवश लेट हो गया तो दूसरा चरण को किसी भी हाल में जो है सो गवाइए नहीं, कारण यदि तीसरा चरण में चल जाते हैं तो वह जो है सो बहुत ज्यादा जो है सो इसका मतलब बहुत एडवर्स कंडीशन हो जाता है और उससे निकल पाना जो है सो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसका जो है सो इलाज जो है सो नॉर्मल स्थिति में जो है सो इलाज जो है, इलाज नॉर्मल स्थिति में जो है 4 से 6 सप्ताह में जो है सो ठीक हो जाता है। ठीक है, मगर कभी कभी जो है सो 3 से 6 माह भी लग सकता है। यदि सीरियस स्थिति है या बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सप्रेस्ड है तो 3 से 6 माह भी लग सकता है, तो इस ढंग से इसका इलाज करा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अफवाहें भी इससे फैला हुआ है। ठीक है, तो उन अफवाहों पर नहीं जाना है। ये अफवाह क्या है, अब इसमें है जो किसी खास एरिया में ही होता है, तो ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये हवा और मिट्टी से फैलता है। तो इस अफवाह से बचना है। यानी अफवाह क्या है, अफवाह आप जो है सो फेसबुक या क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या ट्विटर वगैरह पर देखते होइएगा, जो कि किसी खास एरिया में होता है, किसी खास एरिया में। ऐसा नहीं है, ये एक अफवाह है, ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो किसी खास एरिया में जो है सो होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अफवाह है कच्चा मना, जैसे कच्चा फूड खाने से, कच्चा फूड जैसे मान लीजिए आप सेब खाए, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी रॉ फूड से, रॉ फूड से, ये भी एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रॉ फूड वगैरह से जो है सो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक अफवाह ये है जो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर जहां तहां से कहता है लेने से उससे होता है, तो उससे भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक अफवाह है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर जहां तहां से लेने से, इससे ये भी अफवाह है। इससे ऐसा कुछ नहीं है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर आप कहां से लिए तो उसके चलते ये हो जाएगा, इसका उससे कोई संबंध नहीं, ये सब अफवाह है, इस सब पर नहीं जाइए। ठीक है, तो मैं होप उम्मीद करता हूं जो कि ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, और शॉर्ट में, और ये ऑथेंटिक, कंप्लीट ऑथेंटिक जानकारी है जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान के द्वारा जो है सो दिया गया है। उसी आधार पर हम ये वीडियो बनाए और हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगेगा, ये जानकारी। जय हिंद।